प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। और ये जो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। 5th सेमेस्टर में पार्ट 1 पढ़ोगे और पार्ट 2 जो है वो 6th सेमेस्टर में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग 5th सेमेस्टर के मेंटल हेल्थ नर्सिंग की बात कर रहे हैं, 5th सेमेस्टर की यूनिट 2 जिसका नाम है प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। और इस वीडियो में जो है सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे जितने भी इस यूनिट के अंदर हैं। और इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो चैनल पर अपलोड है, जाके देख सकते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या होता है? मेंटल हेल्थ नर्सिंग नर्सिंग की ब्रांच है जिसमें क्या किया जाता है, मेंटली इल पेशेंट को केयर प्रोवाइड की जाती है। उस पर फोकस किया जाता है, किस पर? मेंटली इल पेशेंट पर। उसकी हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को प्रमोट किया जाता है और इलनेस को प्रिवेंट करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं मेंटल इलनेस का, और रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इंडिविजुअल विथ मेंटल डिसऑर्डर, जिसको मेंटल डिसऑर्डर है उसको क्या करेंगे? प्रिवेंशन करेंगे, प्रमोशन करते हैं, क्यूरेशन और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये होता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। अब इसमें उसके बाद मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बाद है टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि यूज होती है मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, इस सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का मतलब होता है स्टेट ऑफ वेलबींग, मतलब फिजिकली, मेंटली, सोशली क्या है, फिट होना चाहिए पर्सन को, तभी उसको मेंटली हेल्दी बोलते हैं। अगर मेंटल इलनेस की बात करें, मेंटली इल पेशेंट है तो ये सारी चीज़ें जो स्टेट ऑफ वेल बीइंग है इसमें डिस्टर्बेंस होगा तो उसको क्या बोलेंगे? मेंटल इलनेस बोलते हैं। डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग, मूड, बिहेवियर, इसमें अगर कोई भी चेंजेस आ रहा है तो उसको मेंटल इलनेस बोलते हैं। फिर आता है साइकोसिस, न्यूरोसिस। तो साइकोसिस में क्या होता है? लॉस ऑफ कांटेक्ट विथ रियलिटी, रियलिटी से उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता। और इसमें क्या है, कोई ब्रेन डैमेज नहीं होता है। लेकिन जो न्यूरोसिस होती है इसमें रियल जो रियलिटी से कांटेक्ट लॉस नहीं होता है और ये ब्रेन डैमेज की वजह से होता है, माइल्ड मेंटल डिसऑर्डर की वजह से देखने को मिलता है। उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोसिस बोलते हैं। फिर आता है हेलुसिनेशन, पता ही होगा आप लोगों को, फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं। फॉल्स सेंसरी परसेप्शन, मतलब आवाज़ें सुनाई देना पर्सन को हेलुसिनेशन कहलाता है। फिर आता है डिल्यूजन। डिल्यूजन में क्या होता है? फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी। इसमें क्या होगा? पर्सन मिसट्रस्ट करता है, मतलब दूसरे लोगों पर क्या करेगा? ट्रस्ट नहीं करेगा, उसको लगेगा कि ये मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है इल्यूजन। इल्यूजन में क्या होता है? मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रियल स्टिमुलस। इसमें क्या होता है? रस्सी को पेशेंट जो है, पर्सन जो है, वो सांप समझता है, रस्सी होगी तो उसको स्नैक समझेगा। ये होता है इल्यूजन। फिर आता है इनसाइट। इनसाइट का मतलब होता है अवेयरनेस ऑफ वंस इलनेस, मतलब खुद के बीमारी के बारे में उसको पता होना चाहिए, उसको बोलते हैं इनसाइट, अवेयरनेस होना। जजमेंट, एबिलिटी टू मेक करेक्ट डिसीजन, सही निर्णय लेने की एबिलिटी होगी तो उसको क्या बोलेंगे? जजमेंट। फिर आता है मूड, पेशेंट इंटरनल इमोशनल स्टेट को क्या बोलते हैं? मूड बोलते हैं। फोबिया क्या होता है? मतलब फोबिया में पर्सन को डर लगता है किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से, उसको फोबिया बोलते हैं। ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है? अनवांटेड थॉट आना। ये ऑब्सेशन और कंपल्सन, फोबिया, ये ओसीडी वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। ऑब्सेशन ओसीडी वाले पेशेंट को होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाले पेशेंट को। और जिससे उसके अंदर क्या होता है? ऑब्सेशन आता है, अनवांटेड थॉट आते हैं और थॉट की वजह से उसको एंजाइटी होती है। तो उसी एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए वो बिहेवियर को रिपीट करता है, बार बार हाथ धुलेगा, चीज़ों को सही तरीके से अरेंज करेगा और चेक करेगा कि उसने डोर लॉक किया है कि नहीं किया है, ये सारी चीज़ें करता है। तो आप, ये होता है कंपल्सन। फिर उसके बाद आता है डिलेरियम। डिलेरियम में क्या होता है? कॉन्शियसनेस डिस्टर्बेंस होता है ये, लेकिन रिवर्सिबल कॉन्शियसनेस होता है, इसमें रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, कम समय के लिए होता है। और डिलेरियम जो होता है ये ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर होता है। डिलेरियम के बाद आता है फिर डिमेंशिया। ये क्रोनिक प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस हो जाता है, इसमें मेमोरी लॉस होता है, वो भी इरिवर्सिबल होता है। और डिलेरियम में रिवर्सिबल मेमोरी लॉस होता है। डिलीरियम में रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, इसमें कॉन्शियसनेस लॉस होता है और इसमें मेमोरी लॉस होती है डिमेंशिया में। फ्लाइट ऑफ आइडियाज, मतलब मूड स्विंग होगा। एग्नोसिया, एफेजिया, इओफोरिया। एग्नोसिया का मतलब होता है पर्सन इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, इनेबल हो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। एफेजिया में क्या होता है? इसमें लैंग्वेज को समझने में उसको डिफ़िकल्टी होती है। फिर है यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है कि जैसे कोई पर्सन एल्कोहल कंज्यूम करता है उसके बाद एक्सेस से उसको फीलिंग जो आती है, हैप्पी फील करता है, तो उसको बोलते हैं यूफोरिया। एबनॉर्मली एलिवेटेड मूड। विड्रॉल,
विड्रॉल का मतलब होता है सोशल आइसोलेशन, सोशली आइसोलेट हो जाना, उसको बोलते हैं विड्रॉल। एपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट और इमोशन। एम्बिवैलेंस का मतलब होता है, इसमें एम्बिवैलेंस ये सिजोफ्रेनिया के वो ब्यूलर ने सिम्टम्स दिए थे, तो वहाँ पर आप अगर पढ़ेंगे सिजोफ्रेनिया तो वहाँ पर आपको मिलेगा एम्बिवैलेंस, ऑटिज्म, अफेक्शन, सारी चीज़ें। तो एम्बिवैलेंस में एक पर्सन को सेम टाइम पे दो फीलिंग रहती है, वो किसी पर्सन को पसंद भी करेगा और उससे नफरत भी करेगा, तो उसको एम्बिवैलेंस बोलते हैं। फिर इकोलेलिया में क्या होता है, दूसरे के वर्ड्स को बार बार रिपीट करेगा। अब कैटाटोनिया में क्या होता है, एबनॉर्मल मोटर एक्टिविटी करता है, एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर होता है। तो ये है टर्मिनोलॉजी जो कि आपको मेंटल हेल्थ नर्सिंग में देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर का 3 क्लासिफिकेशन दिया गया है, ICD-11, DSM-5 और जीरो साइकियाट्रिक मैनुअल। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर की हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिस पर डिटेल में डिस्कस किया है, ICD के बारे में, DSM-5 के बारे में पूरा डिटेल वीडियो है। तो आप चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, मेंटल हेल्थ नर्सिंग की अगर प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें कौन कौन से डिसीज़ आती है, क्योंकि ICD-6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सारे जो है उसी के अंदर डिसीज़ का क्लासिफिकेशन किया गया है। और इसके अंदर आता है अब 0 से अब 09, जिसके अंदर ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर को क्लासीफाई किया गया है। 10 से लेकर 19 तक मेंटल और बिहेवियरल डिसऑर्डर को क्लासीफाई किया गया है। या 20 से 29 तक सिजोफ्रेनिया, सिजोइड, डिल्यूजनल डिसऑर्डर को क्लासीफाई किया गया है। तो अगर आपको इसका देखना है सही से, क्योंकि इसको एग्जाम में पूछता तो है नहीं, लेकिन कभी कभी क्या होता है दे देता है 5 मार्क्स में क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, तो आप चैनल पर अपलोड है वीडियो, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। फिर जो ICD-11 है उसको किस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था, WHO ने। और DSM-5 डायग्नोस्टिक स्टैटिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर, इसको दिया था अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने। ये डिसीज़ को डायग्नोस करने का क्राइटेरिया था। और ICD में क्या किया जाता है, डिसीज़ को क्लासीफाई किया गया था, और क्लासीफाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। फिर जीरो साइकियाट्रिक के अंदर डिमेंशिया, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, न्यूरो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स आते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद आता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड डिफेंस मैकेनिज्म। पर्सनालिटी क्या होती है, पर्सनालिटी एक यूनिक पैटर्न होता है बिहेवियर का, जो कि किसी भी पर्सन को यूनिक बनाता है। और क्या करता है, पर्सनालिटी इज द पैटर्न ऑफ बिहेवियर, थॉट, इमोशन, एटीट्यूड दैट मेक ए पर्सन यूनिक। उसको क्या बोलेंगे, पर्सनालिटी बोलते हैं। और पर्सनालिटी को अफेक्ट क्या क्या चीज़ें करेंगी, बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल, सोशल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में ब्रेन डिसऑर्डर, हार्मोन्स, हेरिडिटी। और साइकोलॉजिकल में इमोशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करेगी पर्सनालिटी को। फिर आता है सोशल फैक्टर में। सोशल फैक्टर में फैमिली, कल्चर, और इन्वायरमेंटल फैक्टर में हाउसिंग वगैरह, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है। तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट। फिर उसके बाद आता है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म ये अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी है, जो कि पर्सन किसी भी सिचुएशन में फंस जाता है तो उस समय इसका यूज करता है, उसको क्या बोलते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। और डिफेंस मैकेनिज्म आपने पढ़ा होगा BSc नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में, साइकोलॉजी में पढ़ा होगा। डिफेंस मैकेनिज्म टू रिड्यूस एंजाइटी। Defense mechanism are unconscious and psychological strategies used by ego to reduce anxiety and protect individual from emotional conflict or unacceptable thought। तो ये होता है डिफेंस मैकेनिज्म। और इसके टाइप्स की बात करें तो टाइप्स, अगर आप डिफेंस मैकेनिज्म की बात करें तो हर जगह अलग अलग टाइप देखने को मिलेंगे, लेकिन यही किसी को एडाप्टिव बोल दिया गया है, किसी को इमेच्योर बोलते हैं, किसी को मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। तो ये टाइप है। तो यहाँ पर हम लोग 3 टाइप्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है प्राइमरी, जिसको इमेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। सेकेंडरी को न्यूरोटिक डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। और थर्ड जो है उसको मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। तो प्राइमरी जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसके अंदर कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज्म आते हैं। डिनाइल का मतलब होता है रियलिटी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देना, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रियलिटी। फिर आता है प्रोजेक्शन में क्या होगा, अपने फेलियर के लिए दूसरे को ब्लेम करना। जैसे एग्जाम में फेल हो गए
खुद मेहनत नहीं की, मतलब खुद पढ़ाई नहीं किया, तो ब्लेम क्या देना जब रिजल्ट आने के बाद कि टीचर ने नहीं पढ़ाया था। तो ये ब्लेमिंग अदर्स, अपने फेलियर के लिए दूसरे को ब्लेम करना। फिर आता है रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या करता है, पर्सन चाइल्डिश बिहेवियर शो करता है। तो ये प्राइमरी और इमेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म है। फिर उसके बाद है सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म। सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म में फर्स्ट है डिप्लेसमेंट। डिप्लेसमेंट में क्या होता है, एक एक पर्सन का गुस्सा दूसरे में निकाल देना। जैसे क्लास में अगर आपके कोई टीचर पढ़ाने आता है, तो अगर प्रिंसिपल से उसकी बहस हुई है, तो बहस होने के बाद आपकी क्लास में पढ़ाने आया, पढ़ाने के बाद स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा, उसने आंसर दिया, और स्टूडेंट अगर उससे कुछ बातें और बोलता है, पूछता है, तो क्या होगा, अगर गुस्सा हो जाता है तो सारा गुस्सा प्रिंसिपल का या टीचर वाला स्टूडेंट पे निकाल देगा। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। और कई सारे एग्जाम्पल हैं, आप एग्जाम्पल से याद कर सकते हैं। फिर आता है अनडूइंग। किसी को नुकसान पहुंचाने के बाद उसको क्या करना, गिफ्ट देना, इसको बोलते हैं अनडूइंग। रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, पर्सन शोज अपोजिट बिहेवियर अगेंस्ट सिचुएशन। मतलब जो भी सिचुएशन है, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो उसके जस्ट अपोजिट बिहेवियर शो करना, क्या कहलाता है, रिएक्शन फॉर्मेशन बोलते हैं। फिर रेशनलाइजेशन होता है, सोशियली जस्टिफाई आंसर टू अनदर पर्सन। ऐसा आंसर देना कि दूसरा पर्सन सेटिस्फाई हो जाए, सोशली सेटिस्फाई हो जाए। फिर उसके बाद आता है रिप्रेशन, फॉरगेटिंग ट्रॉमेटिक इवेंट को भूल जाना, क्या कहलाता है, सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म का रिप्रेशन। फिर आता है मेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें है ह्यूमर, जोकिंग ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में क्या करना, जोक करना, क्या कहलाता है, ह्यूमर बोलते हैं उसको, ह्यूमर डिफेंस मैकेनिज्म। फिर आता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं एमबीबीएस के लिए, तो अगर एमबीबीएस में नहीं होता है तो आप लोग क्या करेंगे, बीडीएस कर लेंगे, बीएचएमएस कर लेंगे, तो उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। मतलब प्लान बी रखना, क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। फिर आता है कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है कि एक स्टूडेंट है, वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, मतलब वो तो पढ़ाई में वीक है, कमज़ोर है, लेकिन वो बहुत अच्छा गाना गाता है, सिंगिंग अच्छी करता है, तो वो दूसरे फील्ड में अच्छा है, तो ये होता है कंपनसेशन। एक में वो खराब है लेकिन दूसरे में अच्छा कर रहा है। फिर आता है सप्रेशन। सप्रेशन में इसमें पेनफुल सिचुएशन को क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। तो ये है डिफेंस मैकेनिज्म के टाइप्स और डिफिनीशन। फिर है इटियोलॉजी, बायो साइको सोशल फैक्टर, मतलब मेंटल डिसऑर्डर जो होती है उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो जिसकी वजह से डिसीज होती है, मतलब डिसऑर्डर होता है। तो जेनेटिक बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर ये फैक्टर आते हैं, जेनेटिक इनहेरिटेंस, ब्रेन इंजरी, न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस। और साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर स्ट्रेस, ट्रॉमा, चाइल्डहुड कॉन्फ्लिक्ट और लो सेल्फ स्टीम। और सोशल फैक्टर की बात करें तो इसमें पॉवर्टी, फैमिली प्रॉब्लम, सब्सटेंस अब्यूज एंड सोशल आइसोलेशन। तो ये है एटियोलॉजी, बायो, साइको एंड सोशल फैक्टर। फिर है साइकोपैथोलॉजी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। तो साइकोपैथोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ मेंटल इलनेस। स्टडी ऑफ मेंटल इलनेस, अगर मेंटल इलनेस की स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, साइकोपैथोलॉजी बोलते हैं। इसमें ब्रेन का फंक्शन दिया गया है, ये सारी चीज़ें दी गई है, बाकी इसको एग्जाम में पूछता है नहीं है। डिफेंस मैकेनिज्म पूछता है, डिफेंस मैकेनिज्म के बाद साइकोलॉजिकल मॉडल दिए गए हैं, उसको उसके बारे में एग्जाम में पूछता है। तो इसमें फ्रंटल लूप का क्या काम होता है, थिंकिंग का, जजमेंट का, टेम्पोरल लूप का होता है, मेमोरी, इमोशंस का, लिम्फेटिक सिस्टम का, क्या लिम्बिक सिस्टम का काम होता है, कंट्रोल करना, इमोशन, बिहेवियर, मेमोरी, मूड। एबनॉर्मल न्यूरोट्रांसमीटर में क्या होगा, अगर न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, डोपामाइन का लेवल बढ़ता है, सिजोफ्रेनिया, डिक्रीज होता है तो डिप्रेशन, नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल कम होता है तो मूड डिसऑर्डर देखने को मिलता है। तो ये उसके अंदर सिलेबस में दिया गया था, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। फिर बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग के सिद्धांत क्या होना चाहिए। सिद्धांत ये होना चाहिए कि पेशेंट की फीलिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके बिहेवियर को, थॉट को, पेशेंट को जज नहीं करना है, ना उसको हार्म करना है, और पेशेंट सेंटर्ड केयर प्रोवाइड करना है, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है, पेशेंट की फीलिंग को समझना है बिना इमोशनल हुए, मेंटेन प्रोफेशनल बाउंड्रीज को मेंटेन रखना है, ऑटोनॉमी को प्रमोट करना है। ऑटोनॉमी का मतलब पेशेंट को इनकरेज करना है डिसीजन मेकिंग के लिए, हॉलिस्टिक केयर प्रोवाइड करना है, फिजिकल, मेंटल, सोशल
ये सारी केयर जो है प्रोवाइड करना है, और फैमिली को इन्वॉल्व करना है, सेफ्टी पर फोकस करना है, और क्या करना है, पेशेंट के राइट को प्रोटेक्ट करना है। पेशेंट के राइट्स होते हैं उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो ये जो है प्रिंसिपल है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का। फिर इसके बाद आता है इथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एथिक्स का मतलब होता है मोरल प्रिंसिपल दैट गाइड नर्सेस, नर्सेस को गाइड करते हैं प्रॉपर तरीके से केयर देने में, रिस्पेक्ट करने में, डिग्निटी मेंटेन रखने में, फेयरनेस के लिए और प्रोफेशनलिज्म को डेवलप करने के लिए। एथिक्स क्या है, मोरल प्रिंसिपल है जो कि गाइड करता है नर्स को, और इसके अंदर कोर प्रिंसिपल्स, कोर एथिकल प्रिंसिपल्स आते हैं। ऑटोनॉमी मतलब पेशेंट के राइट्स की क्या करो, रिस्पेक्ट करो और उसको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करो। नॉन मॉलफेरेंस मतलब पेशेंट को हार्म नहीं करना है, जस्टिस प्रोवाइड करना है, इक्वल केयर प्रोवाइड करना है, और कॉन्फिडेंशियलिटी रखना है, पेशेंट की इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट रखना है। फिडेलिटी होनी चाहिए, मतलब क्या करना है, मेंटेन करना है ट्रस्ट पेशेंट को, की प्रोमाइसेस एंड मेंटेन ट्रस्ट। फिर उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटल हेल्थ नर्स। मेंटल हेल्थ नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करे, सेफ केयर प्रोवाइड करे, सुसाइडल थॉट को प्रिवेंट करे, वो दूसरे को हार्म ना करे, वो सारी चीज़ें प्रिवेंट करे, और एडवोकेसी करे मतलब पेशेंट के राइट को प्रोटेक्ट करे, डिग्निटी मेंटेन रखे, रिलेशनशिप बिल्डअप करे मतलब ट्रस्ट बिल्डअप करे, कंसेंट ले, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, मेंटेन रखे, एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन करे, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करे पेशेंट की इलनेस के बारे में, पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को, कोलेबोरेशन होना चाहिए, लीगल कंप्लेंट्स करे, मतलब फॉलो मेंटल हेल्थ ला, जो भी रूल रेगुलेशन है ला है उसको क्या करे, फॉलो करे, हॉलिस्टिक केयर प्रोवाइड करे, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल नीड्स को आइडेंटिफाई करे और उसके अकॉर्डिंग उसको केयर प्रोवाइड करे। तो ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेंटल हेल्थ नर्स। फिर इसके बाद आता है आपका मॉडल्स। मॉडल्स के पहले एक और टॉपिक दिया गया है, प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स फॉर साइकियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग। प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं, प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स मतलब होता है गाइडलाइंस जो कि आईएनसी के द्वारा, इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने सेट की है। किसके लिए सेट की है, क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करने के लिए, सेफ केयर प्रोवाइड करने के लिए, और इफेक्टिव मेंटल हेल्थ नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए। इसमें क्या क्या एरिया है, मतलब कि कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, असेसमेंट, पेशेंट को असिस करना है, डायग्नोसिस करना है, प्लानिंग करनी है, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट कर देना है, इवेल्युएशन करना है, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप मेंटेन रखना है, और नर्सिंग प्रोसेस का यूज करना है, हेल्थ एजुकेशन देना है, कोलैबोरेशन करना है, लीगल और एथिकल प्रैक्टिसेस, केयर ऑफ डिफरेंट डिसऑर्डर, साइकोटिक मूड और न्यूरोटिक डिसऑर्डर के अकॉर्डिंग उसको केयर प्रोवाइड करना है। तो ये गाइडलाइंस है जो कि नर्सेस को गाइड करती है केयर प्रोवाइड करने के लिए। फिर इसके बाद आता है कॉन्सेप्चुअल मॉडल। कॉन्सेप्चुअल मॉडल क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स आर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जो नर्सेस को गाइड करता है मेंटल इलनेस के काजेस को समझने के लिए, असेसमेंट करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, इंटरवेंशन करने के लिए, और साइकेट्रिक केयर प्रोवाइड करने के लिए। फर्स्ट मॉडल है एक्सटेंशियल मॉडल। एक्सटेंशियल मॉडल के बाद सेकंड आता है, सेकंड मॉडल है आपके सिलेबस में दिया होगा साइको एनालिटिकल मॉडल, जिसको सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। फिर थर्ड है इंटरपर्सनल मॉडल, बिहेवियरल मॉडल। तो ये मॉडल दिए गए हैं। एक्सटेंशियल मॉडल में क्या कहा गया है कि फोकस ऑन मीनिंग ऑफ लाइफ, फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस। इसमें नर्स क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है कि पेशेंट का पर्पस क्या है और वो एंजाइटी स्ट्रेस से क्या कर सके, कोप कर सके, और रिलेटेड टू लाइफ चॉइसेस, मतलब उसकी चॉइस क्या है लाइफ की, इसमें फोकस किया जाता है लाइफ की फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। एक्सटेंशियल मॉडल का मतलब होता है कि जैसे कोई पर्सन मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, जैसे कोई डिप्रेशन वाला पेशेंट है, तो इसमें क्या किया जाता है, उसको इनकरेज किया जाता है कि वो मतलब अपने गोल्स के बारे में क्या करे, गोल्स को अपने आइडेंटिफाई करे, पर्सनल गोल्स को, और क्या करे, जो चीज़ें हैं उसको भूलने का प्रयास करे, और कोई भी अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो क्या करे, उससे मतलब अवॉइड करे उसे, और फोकस करे प्रेजेंट और फ्यूचर गोल्स पर। तो एक्सटेंशियल मॉडल के अंदर ये सारी चीज़ें बताई जाती है कि फोकस ऑन मीनिंग ऑफ लाइफ, उसके मतलब लाइफ
जीवन का क्या महत्व है, मतलब क्या है उसके लाइफ का। फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बताया जाता है। तो ये होता है एक्सटेंशियल मॉडल। फिर इसके बाद आता है सेकेंड मॉडल है साइको एनालिटिकल मॉडल, जिसको सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। इसमें क्या होता है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस जो होता है वो एडल्ट बिहेवियर को अफेक्ट कर सकता है। जैसे बचपन में कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो उसकी वजह से जो है उसको, जब वो पर्सन एडल्ट होगा तो उसको बिहेवियर में चीज़ें देखने को मिलेंगी, अफेक्ट करेगा। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस अफेक्ट एडल्ट बिहेवियर। नर्स इनकरेज पॉजिटिव बिहेवियर एंड डिस्करेज नेगेटिव बिहेवियर। और इसमें नर्स का रोल क्या होता है कि पर्सन को इनकरेज करे पॉजिटिव बिहेवियर के लिए, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, और नेगेटिव बिहेवियर के लिए क्या करना है, उसको डिस्करेज करना है कि नेगेटिव थिंकिंग को अवॉइड करे, पॉजिटिव थिंकिंग करे। ये सारी चीज़ें साइको एनालिटिकल मॉडल में की जाती हैं और इसको सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। और इसके काजेस क्या है, इड, ईगो, सुपर ईगो, प्लीजर प्रिंसिपल, रियलिटी प्रिंसिपल, पर्सनालिटी स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ इड, ईगो, सुपर इड, ईगो एंड सुपर ईगो। फिर उसके बाद आता है इंटरपर्सनल मॉडल। इंटरपर्सनल मॉडल में क्या होता है कि emphasize therapeutic relations, focus on current relationship rather than past unconscious conflict। इसमें प्रेजेंट मतलब करंट रिलेशनशिप पर क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। नर्सेज हेल्प द पेशेंट टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स। इंटरपर्सनल मॉडल हिलगार्ड पैपलाई ने डेवलप किया था और इसमें नर्स पेशेंट के रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस किया जाता है। साइकियाट्रिक नर्स बुल्ड ट्रस्ट विथ ए पेशेंट बिफोर स्टार्ट काउंसलिंग। इसमें क्या किया जाता है, साइकियाट्रिक नर्स जो होती है वो पेशेंट से क्या करती है, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन करती है। और कम्युनिकेशन ही क्या है, इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसका, केयर प्रोवाइड करने का, जिससे सारी चीज़ें उसकी पेशेंट के बिहेवियर के बारे में आप जान पाते हैं, उससे इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो वो सारी चीज़ें की जाती है इसमें। एम्फसाइज थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, focus on current relationship rather than past unconscious conflict। नर्स हेल्प टू पेशेंट इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल। तो ये इंटरपर्सनल मॉडल के अंदर था और इसको हिलगार्ड पैपलाई ने दिया था। फिर आता है बिहेवियरल मॉडल। तो बिहेवियरल थ्रू इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट, माल एडाप्टिव बिहेवियर कैन unlearned and replaced with adaptive ones। Modify behavior using reinforcement। Nurses educate patient families about behavior strategies। इसमें नर्सेस क्या करती है, पेशेंट को और पेशेंट के फैमिलीज को जो निगेटिव बिहेवियर है, थॉट है, फीलिंग है, उसके बारे में क्या करती है, एजुकेट करती है। और जो बिहेवियर है उसको चेंज करने में हेल्प करती है। जो माल एडाप्टिव बिहेवियर है उसको चेंज करने में हेल्प करती है, गाइडेंस देती है। और गुड बिहेवियर के लिए क्या किया जाता है, पेशेंट को रिवार्ड दिया जाता है। और बैड बिहेवियर के लिए उसको क्या किया जाता है, फिर से उसको चीज़ें सही सिखाई जाती है। इसमें पेशेंट का बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाता है। पॉजिटिव और निगेटिव रीइंफोर्समेंट दोनों चीज़ें यूज की जाती है। और अनवांटेड बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, रीइंफोर्समेंट करते हैं। और ये जो है बिहेवियरल मॉडल कब यूज किया जाता है, अगर आप किसी पर्सन को सीबीटी कोई मेंटल डिसऑर्डर है तब इसका यूज करते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में यूज किया जाता है। कोई निगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट किया जाता है, पॉजिटिव बिहेवियर में कन्वर्ट किया जाता है, अनवांटेड बिहेवियर। ये होता है बिहेवियरल मॉडल। तो कितने मॉडल पढ़े हमने यहाँ पर, कंसेप्चुअल मॉडल, एक्सटेंशियल मॉडल एंड साइको एनालिटिकल मॉडल, इंटरपर्सनल मॉडल, बिहेवियरल मॉडल। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंटिव साइकियाट्रिक। तो प्रिवेंटिव साइकियाट्रिक के अंदर कितनी चीज़ें आती हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्सरी प्रिवेंशन। ये जो प्रिवेंटिव साइकियाट्रिक के अंदर आता है, और इसमें प्रिवेंशन, प्रमोशन, क्यूरेशन और ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। फिर उसके बाद आता है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल है विथ मेंटल इलनेस और डिसेबिलिटी टू अचीव देयर मैक्सिमम लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें अगर कोई डिपेंडेंट पेशेंट है, दूसरे पर डिपेंड रह रहा है इसी इलनेस की वजह से, तो उसको क्या किया जाता है, उसके जो डिपेंडेंसी लेवल को कम करके इंडिपेंडेंट बनाया जाता है। मतलब पेशेंट को रिहेबिलिटेट किया जाता है,
उसकी डिसेबिलिटी को रिड्यूस किया जाता है और उसकी क्वालिटी, लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। कहाँ पे? कम्युनिटी में, ऑर्गेनाइजेशंस में। टू रिस्टोर मैक्सिमम फंक्शनल एबिलिटी को क्या किया जाता है? रिस्टोर करते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस करते हैं, मतलब भेदभाव को रिड्यूस करते हैं। इनहेंस सोशल ऑक्यूपेशनल स्किल्स को क्या करेंगे? इनहेंस करते हैं। और इसके सिद्धांत क्या होते हैं? इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्रोवाइड की जाए, हॉलिस्टिक केयर प्रोवाइड की जाए, पेशेंट का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, फैमिली इन्वॉल्वमेंट की जाए, कंटिन्यूअस केयर प्रोवाइड की जाए, स्किल डेवलपमेंट किया जाए। सारे प्रिंसिपल्स होते हैं। और इसके टाइप्स ऑफ रिहेबिलिटेशन की बात करें तो सोशल, वोकेशनल, ऑक्यूपेशनल, फिजिकल रिहेबिलिटेशन होता है। तो ये इसके टाइप्स है। तो ये यूनिट आपकी कंप्लीट होती है, यूनिट 2। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है या प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। अगर इसकी नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर HS नर्सिंग अड्डा चैनल है, तो वहाँ पर इसकी नोट्स आपको मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।